हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक पर। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो देखिए, हमने यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की एक सीरीज़ चलाई है। इससे पहले मैंने वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। मैं इस वीडियो में भी 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा और आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनमें सब में 50-50 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सारे के सारे और सब के सब यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछे गए हैं। तो ये यूपी लेखपाल और लोअर पीसीएस इन सब दोनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो बने रहें आप मेरे साथ। अब बात करते हैं हम इसमें। इससे पहले मैं आपको बता दिया कि 50 प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ आपको। अब यहाँ से हम पार्ट 2 में 51 से हम शुरू करेंगे। तो देखिए, 51वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। बीच बीच में मैं आपको जो भी प्रश्न ऐसे समझाने वाले आएंगे मैं उनमें आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इसमें प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बस समझ जाना। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। तो देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। ये आर्टिकल 17 में बात कही गई है, छूआछूत की आर्टिकल 117। बाकी जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 23 और 24 में उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। तो देखो, भारतीय संविधान में उत्प्रेषण जो एक याचिका होती है, ठीक है, उसका अर्थ होता है सूचित होना या फिर प्रमाणित होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। इसमें से जो उत्प्रेषण है, ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, इस याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का स्थानांतरण जो निचली अदालत में लंबित होता है या किसी बाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें उत्प्रेषण का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आप सब लोग शायद जानते ही होंगे। ठीक है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने आपको अभी बताया आर्टिकल 23 और 24। ठीक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार सॉरी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, वो है आर्टिकल 32 में। ठीक, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा आर्टिकल 25 में है। ठीक है ना,
वो सॉरी मिस्टेक हो गया। अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो आप सब लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की शक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है किसके पास मौलिक अधिकार, अच्छा 56वां प्रश्न 2 बार आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, 57वें प्रश्न की। ठीक है, इसमें कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो देखो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये सब लोग आप जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रेट जारी करने की शक्ति इनके पास है। ठीक है, ये 5 प्रकार के रेट जारी करते हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखो मौलिक अधिकार जो हैं हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और वो आजीवन रहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो अमर हैं, और अमर है का मतलब अमेरिका। आपको बिल्कुल आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो आपको इसमें बताना है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 21A। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये उनका एक मौलिक अधिकार है। ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 21A के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के समूह के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो किस आयु के समूह के बच्चों को प्रोत्साहित करना है? तो देखो अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले प्रश्न में बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न है, अब 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूल अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो देखो जो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं।
भाई इसका कुछ समझ आ नहीं रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न मेरे हिसाब से गलत है यार। सी बताया है इसमें उत्तर, वो जो कि मुझे गलत लग रहा है, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ दें। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो देखो, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष दायित्व सौंपा है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो आपको ये बताना है कि संवैधानिक उपचारों के तहत क्या क्या आता है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों के तहत मौलिक अधिकार आते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 14 है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का अल्पीकरण से संबंधित है, आर्टिकल 26 है किसी भी धर्म को मानने उसका प्रचार प्रसार करने से संबंधित है, आर्टिकल 26 आप सब जानते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान का इस निम्नलिखित में से क्या भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे भाई मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखो, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो मूल कर्तव्य जोड़े थे, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से आर्टिकल भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इनमें से किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, अभी भी आपको बताया पिछले प्रश्न में, कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए आर्टिकल 51A और इसके लिए एक अलग से भाग भी जोड़ा गया था, भाग 4A। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है, बिल्कुल भाई ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि हमें जो सार्वजनिक यानी कि सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो देखो, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जो है भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। इसे मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक
कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके द्वारा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखो, मार्च 2019 तक की जानकारी के अनुसार मैंने आपको अभी बताया, पहले ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो अभी वर्तमान में मतलब 2019 तक प्रश्न के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको बतानी है कि किस समिति ने ये दिया था। ठीक है, तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है, पिछले प्रश्न में सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, जो लोक चुनावों में वोट डालना है, ठीक है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को भारतीय संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया। तो देखिए, ये बात मैंने आपको अभी बताई जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया आर्टिकल 51A के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो देखिए, जो ये सब देश का पर्यावरण संरक्षण, ये सब जो बातें हैं आर्टिकल 48A से संबंधित है। आर्टिकल 48A, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल देखिए सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए क्या सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखो, आर्टिकल जो 44 है, ठीक है, ये दोनों 4 अंक है, ये भी है ना, तो ये एक दूसरे के समान है, तो समान से संबंधित समान सिविल संहिता। ठीक है, आपको इस तरीके से ये आर्टिकल याद कर लेना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो देखियो, राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो राज्य को नीतियाँ बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उनको इसलिए ही रखा गया कि जिस तरह से देश तरक्की करेगा
उसी हिसाब से इनको धीरे धीरे करके लागू कर दिया जाएगा। तो सरकार जब जो भी नियम बनाती है, ठीक है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो देखो, आप सब लोग जानते हैं जो डीपीएसपी हैं उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो देखो, समान न्याय, निःशुल्क और विधिक सहायता, ये सब बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये बात भी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दी है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। तो देखो, अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 39A की, ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39A से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 43A, ठीक है, उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी, ये आर्टिकल 43A से संबंधित है। और आर्टिकल 48A, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48A से संबंधित है, ठीक है। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो देखो, ये बात मैंने आपको अभी बताई है जस्ट, ठीक है। आर्टिकल 39A, इसका मतलब डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल देखो सही हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो देखो, क्या करता है? तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो विशेष योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है, वो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बहुत मदद करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, तो देखो, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ लोगे ना, है ना, तो तब भी आप इसमें आंसर उसका कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो देखो, आप सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात जो की गई है वो आर्टिकल 51 में की गई है। किसमें? आर्टिकल 51 में, ठीक है। और आर्टिकल 51 आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। तो देखो, जो समान सिविल कोड का जो प्रावधान है वो देखो गोवा में लागू है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड राज्य समान सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला है गोवा और दूसरा है उत्तराखंड, ठीक है।
अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो इसमें ऑप्शन ए है, इसे संसद में किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। तो देखो जो धन विधेयक है, ठीक है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो धन विधेयक है, देखो वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं थोड़ा नहीं पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में देखो थोड़ा प्रेशर होता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हम नहीं को नहीं पढ़ते। ये जो नहीं लिखा होता हम सीधा पढ़ लेते हैं और जिससे हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो जब भी हम एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल करेंगे तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें कहा गया है कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे स्पेशल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है जी। जो धन विधेयक है उसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है। तो संविधान में संशोधन का अनुमोदन करती है, जी भाई साहब बिल्कुल सही बात है, ये करती है, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदित करती है और धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देती है, जी भाई बिल्कुल देती है, ये भी बात सही है, ठीक है। प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत करती है, जी भाई बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन डी है, ये है संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है, जी भाई बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको बताना है भारत के राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो देखो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति के पद को परिभाषित किया गया है, आप सब लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति के पद को, ठीक है। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये बात आर्टिकल 53 में कही गई है, ठीक है, अनुच्छेद 53, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53, ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव करने के लिए पात्र होगा। तो देखो आर्टिकल जो 57 है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। ये बात आपको बतानी है कि संसद के सदस्यों के बीच आचार संहिता कौन लागू करता है, ठीक है।
ऑप्शन ए हमारा अनुशासन समिति, ऑप्शन बी है हमारा विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन सी है हमारा याचिका समिति, ठीक है, और ऑप्शन डी है हमारा आचार समिति। तो देखो जो आचार समिति है, ठीक है, जो आचार समिति है संसद के सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। संसदीय आचार समिति संसद के सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करती है, उनके कदाचार के मामलों की जांच करती है और सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने व उसे बनाए रखने का काम करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो देखो भैया, मंत्री द्वारा जो विधेयक प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है, उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो आपको इसमें राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राज्य विधानसभा है उसमें अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यवाही के वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। तो देखो आपको बताना है कि जो संसद की कार्यवाही के समय बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए जो AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें भाषा नेट पोर्टल, ऑप्शन बी है शिक्षा वाणी, ऑप्शन सी है संसद भाषिनी, ऑप्शन डी है संसद भाषा हेतु। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, संसद भाषिनी, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यवाही के वास्तविक समय में बहुभाषीय अनुवाद को संचालित करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम संसद भाषिनी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बहुभाषी समर्थन को बढ़ाना, संसदीय संचालन को सुव्यवस्थित करना और संसदीय बहसों एवं अभिलेखों का विशाल अभिलेखागार तक पहुंचने में सुधार करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। तो देखो अनुच्छेद 105 के तहत, ठीक है, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 54 आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 163, ठीक है, आर्टिकल जो 163 है वो राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद की भूमिका का वर्णन करता है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है।
ऐसी जब स्थिति बन जाती है, देखिए राज्य की जब इस तरीके की स्थिति बन जाती है तो उसमें जो है वो राज्य का नियंत्रण सीधे भारत के राष्ट्रपति के हाथ में पहुंच जाता है। ठीक है, जो सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, इसमें जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है ना, वो देखो शक्ति विहीन हो जाता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में पहुंच जाती हैं और राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण राज्यपाल वो उस पर राज्य पर हो जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन है वो 20 जून 1951 को पेप्सू यानी कि पंजाब में लगा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? अजी भैया, नहीं करता है। देखो इसका आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जब भी हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें घर आगे पता लगता है कि अरे यार नहीं था इसमें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब हमारा जो है ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब आपको एक और बात मैं बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये दोनों लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ठीक है, तो महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, जबकि महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्य के विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्यसभा को राज्यों की विधान परिषद से अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो देखो ये बात आपको बतानी है कि भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो हैं वो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1986 में उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखो जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो है कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका की विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्ष शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारतीय संसद में यह प्रणाली जो है भाई ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो देखो लोकसभा का जो सत्र है उसको स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वह सत्र को कुछ समय के लिए
या कुछ घंटों या कुछ सप्ताह या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान और सत्र आहूत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक, ठीक है, केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी, विधि बना सकेगा या कानून बना सकेगा, बात एक ही है। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, और कहाँ कहाँ इस वीडियो में आपको कमी लगी है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप यूपी लेखपाल लोअर पीसीएस के सीरियस स्टूडेंट हैं तो देखिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहें हमारे साथ। अभी तो हम दिन में एक वीडियो गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अभी थोड़ा समय हो जाएगा तो हम दिन में 2-3 वीडियो इस तरह के गिरेंगे। ठीक है, बाकी आपको और किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।